नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ICT सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है हमारा ई श्रम कार्ड के ऊपर, या कह सकते हैं ई श्रम पोर्टल के ऊपर। तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव है ई श्रम कार्ड का, ई श्रम पोर्टल का और इस ई श्रम स्कीम का, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है, जो श्रमिक लोग हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो कौन कौन से लोग जो है श्रमिक है और कौन कौन से लोग इसको बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ई श्रम की वेबसाइट ओपन करके दिखा दूं। जो ई श्रम का जो पोर्टल है वो कैसे ओपन होगा। तो कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए, उसके बाद गूगल सर्च निकाल लीजिए, www.google.com लिख दीजिए और यहाँ पे सीधा सिंपल सा ई श्रम लिख दीजिए। ई श्रम लिखने के बाद सीधा इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ई श्रम पोर्टल है, इसका जो लिंक है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद इसकी वेबसाइट जो वो ओपन हो जाएगी। तो देखिए, ये है ई श्रम का पोर्टल और इसका जो है एड्रेस है ishram.gov.in/home। तो आप इसका URL ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका होम पेज है, जिसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो विभाग है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, सामने लिखा हुआ है ई श्रम का सफ़र है जारी, अब है आपकी बारी। 23 करोड़ भारतीय नागरिक जो है ई श्रम पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुके हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर दी गई है 23,20,26,734 जो पर्सन है इसमें रजिस्टर्ड कर चुके हैं। तो इसका जो टारगेट रखा गया दोस्तों, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, पर 45 करोड़ के करीब ई श्रमिकों का जो है डेटाबेस तैयार किया जा रहा है इस ई श्रम पोर्टल के माध्यम से। तो इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, इस ई है या कार्ड है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अबाउट अस में जाके ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे तो इस ई श्रम ऑब्जेक्टिव मतलब इसका मतलब हुआ हिंदी में, इसका ई श्रम का जो है इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका मैं आपको इंग्लिश में भी हिंदी अनुवाद करके बताऊंगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको करके बताऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ई श्रम पोर्टल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस ई श्रम कार्ड का क्या उद्देश्य है, कौन लोग इसमें पात्रता रखते हैं, किसको इस ई श्रम से फ़ायदा होने वाला है, कौन से लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं और कौन से लोग हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। पूरा डिटेल एनालिसिस इसमें पढ़ूंगा। तो किसके लिए फ़ायदेमंद है, तो आपको इस वीडियो में बने रहना है दोस्तों। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ ई श्रम पोर्टल, क्रिएशन ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ ऑल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर including construction worker, migrant worker, GIG and platform workers, street vendor, domestic workers, agriculture workers etc. to be seeded with आधार। देखिए, इसमें ये लिखा गया है एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है इस ई श्रम पोर्टल के माध्यम से, जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले का मतलब होता है जिनका प्रॉपर डाटाबेस जो है अभी सरकार के पास नहीं है और जो सरकार की नीतियों के बिल्कुल उसके दिशा निर्देश के अनुसार नहीं चलते हैं, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा गया है। तो जिसमें इंक्लूड है इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर मतलब काम करने वाले वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर और जो खेती बाड़ी करने वाले वर्कर है, उनका मतलब एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। मैं इसको आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। देखिए, निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, घरेलू श्रमिकों, कृषि श्रमिकों आदि सहित सभी असंगठित श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस का निर्माण आधार के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब इस ई श्रम पोर्टल के माध्यम से
उन लोगों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जो भारतवर्ष में असंगठित रोजगार के माध्यम से अपना जॉब कर रहे हैं। देखिए, एक संगठित होता है, एक असंगठित होता है, जो जिसका इंग्लिश में मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड वे, और एक होता है ऑर्गेनाइज्ड वे। तो हमारे भारतवर्ष में दो तरीक़ों से जो श्रमिक है कार्य कर रहे हैं, एक सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार, और एक जो अनऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति है, जो प्रवासी, जो छोटे छोटे काम करके अपने दिहाड़ी लगा के अपना काम करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कैटेगरी में कहा गया है। तो मैं पहले आपको अनऑर्गेनाइज्ड की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। देखिए, हु इज़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, कौन है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। इसका मतलब है हिंदी में कहें तो कौन ऐसे व्यक्ति है, कौन ऐसे वर्कर है जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। द टर्म अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैज़ बीन डिफाइंड अंडर एक्ट ऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। देखिए, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के तहत किसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कहा गया है। जो घरेलू कामकाज करने वाले व्यक्ति है, जैसे नौकर नौकरानी, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, और इसके अलावा जो अपने स्किल के द्वारा अपना छोटा मोटा रोजगार करके जो अपना जीवन भोगी या अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कहा गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वर्कर है जो दिहाड़ी लगा के अपना कामकाज चला रहे हैं, तो उसे भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कहा गया है। इसके अलावा इसने ये भी कहा है एंड इंक्लूड वर्कर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कुछ लोग ऐसे भी है बोलता जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, बट उनकी जो कमाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसको भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की कैटेगरी में रखा गया है। कहने का ये मतलब है, कुछ ऐसे व्यक्ति है जो सरकारी सेक्टर में काम तो कर रहे हैं, बट उनकी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, इतने ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं आ रहा है साल में कि इतना अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पाए जाते हैं। उसको वो कौन कौन से आगे हम पढ़ेंगे, बट ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की सिंपल सी डेफिनेशन थी। तो आगे लेके चलते हैं आपको। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ई श्रम पोर्टल, मतलब ये जो ई श्रम पोर्टल है, इसका क्या उद्देश्य है, इन लोगों का डेटाबेस तैयार किया जाना है, जो मैंने आपको बताया है। श्रमिक, प्रवासी, निर्माण श्रमिक, मतलब क्रिएशन ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, माइग्रेंट वर्कर हो गए, GIG एंड प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए। इन सभी लोगों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है इस ई श्रम पोर्टल के माध्यम से, ताकि इन लोगों को स्पेशल बेनिफिट दिए जाएं सरकार के माध्यम से। पहला उद्देश्य ये है। दूसरा है टू इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी ऑफ द सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। और इसने ये भी कहा है कि ये जो ऊपर कैटेगरी में लोग बताए हैं, बोलते हैं, इनका अगर एक बार डेटाबेस तैयार हो गया तो आगे सरकार को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी, और जो सरकार के माध्यम से सहायता इन लोगों को दी जानी होती है, तो इस डेटाबेस के द्वारा इस सरकार को पहचानने में आसानी होगी कि ये जो लोग हैं ई श्रम करने वाले, ये लोग होंगे जिनका डेटाबेस ई श्रम पोर्टल में बनाया गया है। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम मीन्ट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय MOLE एंड सबसीक्वेंटली दोज रन बाय अदर मिनिस्ट्री एज वेल। कहने का मतलब ये हुआ, MOLE का मतलब होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब ये हुआ, ई श्रम पोर्टल के माध्यम से जो डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इन श्रमिकों का अगर सरकार को कभी कुछ जो निचले दर्जे के या निम्न मजदूरी के काम करने वाले
कामगार है, अगर उनको सरकार की तरफ से कुछ स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड किए जाने हो तो इस डाटाबेस से उन लोगों को पहचान जाने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसका हिंदी में भी यहाँ पे यही अनुवाद दिखाया हुआ है। असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की कार्यान्वयन क्षमता में सुधार करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट द्वारा प्रशासित किया जा रहा है और बाद में अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब जो मैंने आपको हिंदी में पहले समझाया, इसका यही इन्होंने बताया हुआ है। तीसरा है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन in respect of registered unauthorized worker with various stakeholders such as ministry, department, board, agency, organization of the central and state government through API for delivery of various social security and welfare scheme being administered by them। बोलता ये जो डाटाबेस तैयार किया जाएगा, इस डाटाबेस को आगे अलग अलग मिनिस्ट्री को शेयर किया जाएगा और उन मिनिस्ट्री के द्वारा जो जो फ़ायदे इन श्रमिकों को दिए जाने होंगे तो उससे वो हम इन लोगों को आपका डाटा शेयर कर सकते हैं ताकि आपको जो स्पेशल बेनिफिट मिले डिफरेंट मिनिस्ट्री से, तो इसके लिए फ़ायदा हो इस ई श्रम पोर्टल के द्वारा। तो इसका हिंदी में ही है। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालय, विभागों, बोर्डों, एजेंसियों, केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ एपीआई के माध्यम से उनके द्वारा प्रशासित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना। कहने का मतलब ये हुआ, जो ई श्रम पोर्टल के माध्यम से जो डेटाबेस तैयार किया जाएगा, इनको बाद में डिफरेंट मंत्रालयों में भेजा जाएगा और उन मंत्रालयों या मिनिस्ट्रियों के द्वारा जो स्पेशल बेनिफिट दिए जाने होंगे तो इस डेटाबेस से उन मंत्रालयों के लिए काफ़ी आसानी रहेगी। अगला ऑप्शन है पोर्टेबिलिटी ऑफ द सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बेनिफिट टू द माइग्रेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर। प्रवासी और निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुविधा। और बोलता जो प्रवासी और निर्माण श्रमिकों को जो सामाजिक बेनिफिट दिए जाने होंगे उसके लिए भी बोलता काफ़ी आसानी रहेगी। अगला है प्रोवाइडिंग ए कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस टू सेंट्रलाइज्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर टेकिंग एंड नेशनल क्राइसिस लाइक कोविड-19 इन फ्यूचर। देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अभी जैसे कोविड-19 से अभी पेंडेमिक काल चल रहा है अभी कोविड का, तो अगर ये जो ई श्रम कार्ड के ई श्रम पोर्टल के माध्यम से जो लोग ये रजिस्टर्ड हुए हैं अपने आप में, अगर कभी भविष्य में बोलता क्या कोई इस तरह का आपातकालीन आ जाता है, जैसे अभी कोविड-19 से कई फैमिली ऐसी है जो जूझ रही है, तो अगर सरकार को इन लोगों को कुछ स्पेशल बेनिफिट देने हुए तो इस डेटाबेस से वो लोग जल्दी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जो ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड हुए होंगे। तो दोस्तों, ये था इस ई श्रम कार्ड का, इस ई श्रम पोर्टल का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या था इस पोर्टल का, मतलब इस वेबसाइट के माध्यम से जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं इस पोर्टल का ये उद्देश्य है जो मैंने आपको बताया है। आगे हम पढ़ेंगे हु कैन रजिस्टर्ड इन ई श्रम। सेकंड जो टॉपिक है, इस ई श्रम पोर्टल में कौन लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले लोग हैं वो लोग इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जिसकी एज 16 से लेकर 59 ईयर्स तक हो, वो लोग अपने आप को इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। नॉट ए मेंबर ऑफ EPFO, ESIC या NPS गवर्नमेंट फंडेड। देखिए, दूसरा ऑप्शन इसने ये दिया हुआ है, एक तो 16 से लेकर 59 साल तक इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं, दूसरा है जो EPF और ESIC जिनको मिल रहा है ऑलरेडी जिन एम्प्लॉयज़ को, तो वो लोग इसमें रजिस्टर्ड नहीं होंगे। कहने का मतलब ये हुआ, सरकारी संगठन में जो काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, जिनको EPF मिलता है, जिनको टैक्स वगैरह वो देते हैं, वो लोग इसमें रजिस्टर्ड नहीं हो सकते।
एक तो सरकारी कर्मचारी हो गए, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या बड़े बड़े जिनके कारोबार है वो लोग इसमें रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, जो लोग इनकम टैक्स इत्यादि की कैटेगरी में आते हैं। तो दो कंडीशन यहाँ पे सामने लिखी हुई है। हु इज़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, अब वो कौन कौन से लोग हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनी वर्कर हु इज़ ए होम बेस्ड वर्कर, बोलता कोई भी व्यक्ति जो घर में काम करने वाला है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है या दिहाड़ीदार वर्कर है, इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूडिंग ए वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ESIC या EPFO या नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज़ कॉल्ड एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। देखिए, मैं थोड़ा इसमें इस तरीके से बताया, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। कोई भी कामकार जो असंगठित क्षेत्र में घर पर काम करने वाला, सब रोजगार करने वाला या मजदूरी करने वाला कर्मचारी है, जिसमें संगठित क्षेत्र का एक कर्मचारी भी शामिल है जो ESIC EPFO का सदस्य नहीं है। देखिए, इतना इसको मैं सीधे बेस से समझा सकता हूँ। जो घर में काम करने वाला है, जो अपने स्किल से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, या दिहाड़ीदार पर्सन है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार में काम कर रहे हैं बट उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो भी एक श्रमिक ही है। और जो लोग ये EPF और टैक्स वगैरह नहीं भरते हैं, वो लोग इसमें अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। जो लोग सरकारी कर्मचारी है और काफ़ी बड़ी सैलरी लेते हैं, जो EPF वगैरह प्राप्त करते हैं या टैक्स वगैरह देते हैं, वो लोग इसमें पात्रता नहीं रखते हैं। देखिए, मैं इसमें से उन लोगों का नाम बता दूं, जैसे कोई प्लम्बर है, कोई दिहाड़ीदार मज़दूर है, कोई घर में काम करने वाली औरत है, नाई है, प्लम्बर है, बेल्डर है, या कुछ ऐसे टीचर जो प्राइवेट स्कूलों में काम करते हैं और उनको इतना ज़्यादा इनकम नहीं मिलती है, तो वो भी इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने स्किल से पढ़ा रहे हैं बट उनको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो भी इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट के माध्यम से कोई स्कीमें चलाई जा रही है, उसमें भी जो बंदा अपना रोज़गार चला रहा है बट उसको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो भी इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो निम्न दर्जे के लोग हैं जिनकी सैलरी एक साल में 5 लाख से ऊपर या 10 लाख से ऊपर नहीं जा रही है, तो वो लोग इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, और जिनको इतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है वो अपने आप को इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार, आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक्ड होना चाहिए आधार के साथ। सेविंग बैंक अकाउंट विद अकाउंट नंबर विद IFSC कोड, और जो भी इसमें रजिस्टर्ड होगा उसका सेविंग अकाउंट नंबर होना चाहिए और उसका IFSC कोड भी उसको पता होनी चाहिए, तो ये लोग इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसमें एक बात और बता दूं, जिसका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं है, जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाएं तो एक तो आपका मोबाइल आधार से लिंक्ड होना चाहिए। अगर जिनका नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं, आप बायोमेट्रिक से अपने आप को सत्यापित वहाँ कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? जो आपका ये ई श्रम कार्ड बनाएगा तो उसके पास ऑप्शन होता है। अगर जिनका आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो तो ईज़िली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अगर जिनका नहीं भी है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जो ई श्रम कार्ड बनाता है उसके पास एक बायोमेट्रिक मशीन होती है, वो अंगूठे से और आँखों के द्वारा उनको वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और उनका श्रम कार्ड बनाया जा सकता है, तो वो लोग भी जा सकते हैं। तो मैंने हु इज़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो था वो आपको बता दिया था। हु कम अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, देखिए मैंने ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन से लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। कहा गया है द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विच, जो एम्प्लॉयमेंट
जो श्रम एवं रोजगार कार्यालय के द्वारा जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले हैं व्यक्ति है, उसमें से आपको बता दूं मैं, इसमें से बुनकर है, हथकरघा वाले हैं, श्रमिक मछुआरे हैं, मछुआरे, ताड़ी निकालने वाले, चमड़ा श्रमिक, बागवान, मजदूरी, बीड़ी श्रमिक शामिल है। मतलब ये लोग अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो लोग अपने शरीर का श्रम देके कुछ आमदनी कर रहे हैं, वो सभी लोग अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो ई श्रम कार्ड बनाने से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? सबसे पहले तो सरकार की तरफ से उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट दिए जाएंगे। इसके अलावा 2 लाख तक की इंश्योरेंस उसकी हो जाएगी। मान के चलिए अगर जो ई श्रम कार्ड बनाया है, अगर वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख तक की इसको इंश्योरेंस मिल सकती है। इसके अलावा आने वाले समय में अलग अलग स्पेशल बेनिफिट भी सरकार द्वारा इन लोगों को दिए जाएंगे। तो जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। देखिए थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आप हो तो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन है, तो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। कौन सा व्यक्ति है जो संगठित है और कौन सा व्यक्ति है जो असंगठित है। संगठित क्षेत्र में सेवा की शर्तें स्थायी है और कर्मचारियों ने काम की गारंटी दी है और कर्मचारी सरकारी रिकॉर्ड और नियमों के तहत काम करते हैं। देखिए जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले व्यक्ति हैं, एक तो वो सरकारी कर्मचारी होते हैं और सरकार के दिशा निर्देशों के हिसाब से वो काम करते हैं और इनको जो सरकार कहती है उसके तहत वो जो काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में व्यक्ति होते हैं वो कौन से? देयर आर स्मॉल एंटरप्राइजेज या बिजनेस ऑपरेटिंग विदाउट फॉलोइंग द रूल लेड बाय द गवर्नमेंट रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट। देखिए कुछ ऐसे छोटे इंटरप्राइजेज है या बिजनेस है जिसमें सरकार का इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता है या होता ही नहीं है। तो ये जो सेक्टर आते हैं इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डाला गया है। वर्कर्स गेट प्लीजर फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ सर्विसेज। अगर आप सरकारी या ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं तो उनको सेवा की सुरक्षा से श्रमिकों को आनंद मिलता है। कहने का मतलब है जो ये सरकारी विभाग में काम करने वाले हैं या ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले व्यक्ति हैं, इनके लिए इनकी सुरक्षा के लिए जो स्पेशल रूल बनाए गए हैं, तो इन ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले व्यक्ति के लिए ऐसा होता है। जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं इसके लिए इनके लिए ऐसी कोई शर्तें नहीं होती हैं और इनको बिना रीज़न के भी निकाल दिया जा सकता है। देखिए अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले हैं, अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर किसी घर में काम कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि आपका उनको काम अच्छा नहीं लगा है तो आप उनको निकाल सकते हैं। बट अगर आप सरकार में ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं तो उनको निकालने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए होते हैं। संगठन सरकार द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं और उन्हें नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। ये जो ऑर्गेनाइज्ड संगठन होते हैं ये सरकार द्वारा बनाए गए होते हैं और उनके द्वारा जो नियम बनाए गए होते हैं सरकार के द्वारा, इन व्यक्तियों को उनका पालन करना होता है। जबकि इसका ऑपोजिट है ऑर्गेनाइज्ड वे सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड वे के जो व्यक्ति है उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई नियम बनाए गए होते हैं और ये नियम और विनियम भी बनाते हैं लेकिन उनका उचित रूप से पालन नहीं किया जाता। अगर नियम बनते भी है अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले व्यक्ति के तो उनका उचित पालन नहीं किया जाता है। तो एग्ज़ाम्पल कौन कौन से हैं इसके देखिए। ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले व्यक्ति कौन कौन से हो सकते हैं? गवर्नमेंट स्टाफ हो सकता है, रजिस्टर्ड बिजनेस एम्प्लॉयज़, और जिनकी बड़े बड़े बिजनेस है, बड़े बड़े फर्में होती हैं तो वो लोग जो हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले होते हैं। ये जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, बड़े बड़े जिनके व्यवसाय होते हैं, ये भी सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करते हैं। और जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले वो कौन कौन से होते हैं? छोटे दुकानदार हो गए, किसान हो गए, घरेलू कामगार इत्यादि, ये सारे के सारे जो होते हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं।
ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले व्यक्ति होती हैं उनको वेतन वृद्धि, पदोन्नति का ठीक से पालन किया जाता है। मतलब इनको इंक्रीमेंट भी मिलती है, इनको सैलरी भी अच्छी मिलती है, प्रमोशन वगैरह इत्यादि सब कुछ इनको मिलता है। और जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं या असंगठित वे में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका ठीक से पालन नहीं किया जाता। इनको ऐसा कुछ नहीं है, अगर होता भी है तो इतने ज़्यादा इनकी स्पेशल गारंटी नहीं होती है। और इट इज़ ए सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले होती है, इट इज़ ए सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, ये एक सुरक्षित रोज़गार है। और जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले व्यक्ति होती हैं नौकरियां आमतौर पर सुरक्षित नहीं होती है, तो उनकी नौकरी का कोई भरोसा नहीं होता है, जो असंगठित काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में ई श्रम पोर्टल का ऑब्जेक्टिव के बारे में समझाया है, कौन लोग इसमें पात्रता रखते हैं और कौन लोग पात्रता नहीं रखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ई श्रम कार्ड कैसे बनाना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर दोस्तों मैंने अपने आप से अच्छा समझाने की कोशिश करी है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं टेक्निकल वीडियो इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से डालता रहता हूं। तो अगले आने वाले वीडियो में ई श्रम कार्ड कैसे बनाना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।